हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीमेट फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में अ, अ, मैं 36 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी उसमें 60 क्वेश्चन कराया था और 60 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन जो बच गया था औ- और मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है और चूने का पानी का दूधियापन जो है डैश के कारण दिखाई देता है। तो ये किसके कारण दिखाई देता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा जो है ये विलेसिलीय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स। जब कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ताजे पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है और चूने का पानी का दूधियापन जो है विलेसीय विलेसिल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है वह दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है और चूने का पानी का दूधियापन जो है किसके कारण दिखाई देता है? तो विलेसिल कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलयनों के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है और निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? इसमें से बताना है हमें। 146 है, 146 का आंसर क्या होगा? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को एक बार और। विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। ये बनाया हुआ है। उसके बाद से ये हमारे सारणी बनाया हुआ है। इसमें केस है, परीक्षण विलयन है, लाल लिटमस पत्र रंग का परिवर्तन इसमें देखा गया है, इसमें नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन देखा गया है और इसमें अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी हैं। तो इसमें बताना है कि अम्लीय होगा या उदासीन होगा या क्षारीय होगा। तो निम्नलिखित अवलोकन में से सही रूप में सारणीकृत अवलोकन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो हमारा केस ए है, जब परीक्षण हम विलयन NaCl लगाते हैं, इसमें NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड जब हम इसमें लगाते हैं, रखते हैं, तो लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन जो है वो क्या हो गया? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये गलत है हमारा। लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन लाल होगा, ये हमारा सही है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होंगे तो अम्लीय, तो ये हमारा तो सही है। बट आगे देखते हैं, ये बी जो है हमारा, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वाला ही गलत हो गया है। चूने का पानी जो है, चूने का पानी जो है, अगर हम लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन देखेंगे तो ये नीला होगा। तो ये हमारा सही है। नीले लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन हम करेंगे, अगर चूने का पानी जो है उसमें डालेंगे तो कोई हमारे परिवर्तन नहीं होगा। ये भी हमारा सही है। चूने का पानी जो है नीले लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारा लाल लिटमस पत्र पर परिवर्तन होता है। लाल में क्या होता है? नीला हो जाता है। और ये क्या होगा अगर चूने का पानी जो है, अगर हम ये हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो ये उदासीन होता है। तो हमारे ये तीनों सही हो, इसलिए हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट जो हमारा बी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है बी, डी आंसर हमारा हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं हमारा सही होगा क्योंकि ये फ्रेंड्स हमारा उदासीन नहीं होता है, ये क्या होता है? हमारा क्षारकीय होता है। तो हमारा ये लाल लिटमस पत्र पर तो नीला होगा ही और इसमें नीले लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारा सही है। और इसमें क्षारकीय होगा। इसका जो कपड़े धोने का सोडा जो है, अगर हम लाल में डालेंगे तो नीला होगा। सेम होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है। और नीले लिटमस में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये धोवन सोडा जो होगा वो क्षारकीय होगा। यहाँ पे उदासीन दिया हुआ है, ये गलत है ये। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका ऑप्शन होगा। डी जो है वो दिया हुआ है बी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा?
आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये सही है। डी जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना ये होगा, या प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना ये होगा, या विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना ये होगा, या क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा इसमें से? तो सबसे हमारा आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, क्योंकि प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना ये हमारा सबसे अच्छा आंसर माना जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है कि प्रयोगशाला कार्य और निष्पादित करें, क्योंकि प्रयोगशाला कार्य करते समय छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा, इसका तो आंसर हमारा क्या था, ये था, और इसका आंसर हमारा जो था, इसका आंसर मैं अभी कराने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। एक विज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो इसमें से क्या सबसे करेक्ट आंसर हमारा होगा, जल्दी देखते हैं। तो परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, या व्याख्यान कम निर्देशन पद्धति, या दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, या व्याख्यान कम या चर्चा पद्धति। तो हम आंसर इसका सबसे जो होगा वो परियोजना कम और प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप पहचाना जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट है ऑप्शन, फलीदार पादपों की जड़ें परजीवी विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, या हमारा फलीदार पादप सहजीवी तन्ने की ग्रंथि, या हमारा सी है जड़ों की ग्रंथियां घट पड़नी नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 149 का आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जड़ों की ग्रंथियां और फलीदार पादप, ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, जो कि ये राइजोबियम के साथ सही रूप में पहचाना जा सकता है। राइजोबियम का है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसमें जड़ों की ग्रंथियां होती हैं और फलीदार पादप होते हैं राइजोबियम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइजोबियम एक मृदा जीवाणु है जो फलीदार पौधों के जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं, और राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग होने वाला एक जैव उर्वरक भी है। चलते हैं इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है, और इसका तात्पर्य है कि तापमापी डैश तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो इसमें आंसर हमारा इसका कौन सा होगा, ये इसका आंसर हमारा जो होगा यहाँ पे 55.2 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। तब तक छोटे भाग का 1/5 डिग्री सेल्सियस 0.2 होगा। इसका मतलब है कि तापमापी 55.2 तक उचित रूप से मापा जा सकता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 55.2 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि हमारा जो है 55 और 56 डिग्री के बीच में 5 छोटे विभाजन के बारे में बोला गया है। तो 5 छोटे विभाजन 1/5 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा। तो हम फर्स्ट में जो हमारा डिग्री सेल्सियस है 55 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे तो 55.2 हो जाएगा हमारा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे जो सेट है उस पे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121, दीर्घ रोम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें से बताना है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं दीर्घ रोम, या इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं, या इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है, या इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है, या दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन। इसमें से बताना है कौन होगा। दीर्घ रोम पाचित भोजन अवशोषित बनाने के योग्य वाले कथन इसमें से कौन कौन से होंगे, ये पूछ रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इलियम के बारे में फ्रेंड्स। तो हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो है इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है, सही है। हमारा इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जिनकी इनके पृष्ठ के समीप होता है, ये भी हमारा सही है। और हमारा ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ये सही है। इनकी छिद्र भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं, ये गलत है। ये फ्रेंड्स हमारा जो है गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो आंसर हमारा इसका क्या होगा, चलते हैं देखते हैं ऑप्शन पे। वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, या डिजाइन बनाना, या मॉडल का निर्माण करना, या सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, जो कि डिजाइन बनाना सबसे अच्छा इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा डिस्कशन में देख लेते हैं। विज्ञान की कक्षा में डिजाइन बनाने सबसे कम महत्वपूर्ण है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा करना, मॉडल का निर्माण करना एवं सरल प्रयोगों के बारे में पढ़ना विज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, या प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 उपयुक्त होती है, या प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो डी हमारा कट गया, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई नाम ही नहीं आता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 123 का आंसर जो है हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ई और बी हो जाएगा। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं, तो सही है। और हमारा क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा हमारा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा ओ हमारा सी हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों होगा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, इसमें से बताना है। 124 का क्या होगा। तो सब फर्स्ट हमारा ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, पाचन, या हमारा स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंतर्ग्रहण जो है ये हमारा तो सही है, पाचन सही है, लेकिन यहाँ पे स्वांगीकरण जो है ये गलत है। यहाँ पे हमारा रहना चाहिए तीसरा पे रहना चाहिए अवशोषण रहना चाहिए, लेकिन ये अवशोषण जो है यहाँ पे दिया है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। हाँ फ्रेंड्स, मेरा अगला ऑप्शन है अंतर्ग्रहण करना, स्वांगीकरण करना, अवशोषण करना। तो ये सबसे पहले तो ये हमारा बी जो है ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेकंड में पाचन रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ये भी हमारा गलत हो गया, अवशोषण दिया सेकंड, पाचन रहना चाहिए, हाँ ये सही है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन ये हमारा सही है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
जो हमारा भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम है। जो भी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं तो उनका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद से पाचन होता है, उसके बाद से अवशोषण होता है, उसके बाद से समांगीकरण होता है, निष्कासन होता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण उसको बोलते हैं, यह भोजन पाचन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है जिसमें सबसे पहले भोजन मुख गुहा में अंतर्ग्रहण होता है। और सेकंड है हमारा पाचन, जो कि वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकी और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। ये पाचन हो गया। अवशोषण के बारे में पढ़ते हैं। अवशोषण हुआ है, इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा शोषण होकर या रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। अवशोषण अवशोषण क्या होता है, इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा शोषण होकर या रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न अंगों में पहुंचता है। फोर्थ है हमारा स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्वांगीकरण कहा जाता है। पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा उपयोग को स्वांगीकरण कहा जाता है। और निष्कासन होते हैं, इसमें पचा हुआ भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है तो निष्कासन कहलाता है। तो इससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपने देखा। इसको फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ इसको स्क्रीनशॉट कर ले ताकि ये अच्छा से याद रहे, और ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो बताइए फ्रेंड्स, आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए व्यष्टि अनुदेश अलग से शिक्षण की योजना करना, या विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धांकों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना करना, या मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण करना, या पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण करना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबसे इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग करना, या शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। दोनों ऑप्शन में से हमारा नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला ऑप्शन है, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का, तो यहाँ पे केवल आ गया तो ये हमारा निगेटिव हो गया। विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान को पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना, हाँ ये सही है हमारा, ये सबसे हमारा इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है, डी हो जाएगा। 126 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए तो उपभोक्ताओं का बचाव करना, या उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारी का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं, या वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संकटों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम होगा, या शाकाहारियों का बचाव करना। इसमें सबसे हमारा एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि शाकाहारियों का बचाव करना जो संरक्षण के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सम्मिलित किया जाता है। अतः वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, और इसमें वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संकटों का संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम सम्मिलित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 127 का आंसर जो हमारा डी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ये हमारा सबसे अच्छा आंसर होगा। शाकाहारियों का बचाव करना ये नहीं होगा।
आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश के प्रदर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो 128 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पे पहले, रॉबर्ट हचिंस, BF स्किनर या मैक्स रेफ्ट्री या जॉन डेवी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, जॉन डेवी हो जाएगा। जॉन डेवी शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डेवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट पद्धति है अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी अमेरिका के थे, और किलपैट्रिक स्टीवेंस आदि के सम्मिलित प्रयास का फल है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण और अधिक उपयुक्त होता है। तो इस विधि के कारण हमारा ये जॉन डेवी जो है शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति ने इनका इसमें दिलचस्प हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जैव विज्ञानों में पाठ्य योजना को डैश को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। तो चलते हैं ऑप्शन पे, पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों, या बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने, या कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने, या अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो जैव विज्ञान में पाठ्य योजना को किसको ध्यान में रखते हुए एक निर्देशित होनी चाहिए मुख्य रूप से। तो 129 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, जो कि पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या होगी। तो बताना है कि सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या होगी। चलते हैं अब ऑप्शन पे, विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण पता लगाना व उसे समझाना। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन पे और दूसरा हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कि विज्ञापन समन्वय के पास नोट भेजना। तो ये पहले ही गलत हो गया। निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा कराना, या कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया, और ये तो पहले ही इसमें ये आ गया कि निर्देशन बताना कि असफल हो गया तो उसे कार्य निर्धारित करने सहायता करने के लिए कहना, ये गलत है हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा कराना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी बोझा उठाने वाले कूली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे क्या करना चाहते हैं। तो बोझ को प्रणोद घटा लेते हैं, या संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं, या अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, या अपने सिर पर बोझ लगाए द्वारा बल को घटा लेते हैं। तो 131 का आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा, जो कि अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। जब भी हम एरिया को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, या हम क्षेत्रफल को जब हम अपना बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे जो हमारा जो भी ऊपर का जो वेट होगा वो हमारा क्या होगा, उतना भारी महसूस नहीं होगा। इसलिए हम ऊपर में मजदूर हैं, चाहे जो हम लोग ऐसे बैग को रखते हैं यहाँ, तो क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वजन कम महसूस होगा, इसलिए वैसे करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है क्या करना। तो ध्वनि की तीव्रता या सितार की डोरी का तरत्व, या सितार की डोरी द्वारा ध्वनि की प्रबलता या कंपन का आयाम, इसमें से क्या वो साबित करना चाहता है। तो वह जो है सितार की डोरी का तरत्व देखना चाहता है, इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सितार बजाने से पूर्व कोई वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और
और सितार की डोरी का तरत्व सही करता है, क्योंकि तरत्व जितना अधिक होगा आवाज़ उतनी ही मधुर होगी। तरत्व डोरी की आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह हमारा क्या है। तो पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, या बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनके मार्गदर्शन करना, या उपयुक्त सामग्री खोजना, या इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकों में समय का सूचीकरण करना। 133 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 133 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दार्थ उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनकी मार्गदर्शन करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि सबसे इसका आंसर जो है वो सही होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय से संग्रहित करता है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा क्षुद्रांत होगा, या आमाशय होगा, या हमारा अग्नाशय होगा, या क्षुद्रांत होगा, या आमाशय होगा, या ग्रसिका होगा। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से हमारा सबसे जो करेक्ट आंसर हमारा वो हो जाएगा अग्नाशय होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अग्नाशय हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है, तो अग्नाशय करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और इसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे इसका आंसर जो हो जाएगा संज्ञानात्मक पाठ, या कौशल पाठ, या निगमनात्मक पाठ, या आगमनात्मक पाठ। 135 का आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि निगमनात्मक पाठ हो जाएगा। किसी पाठ को निगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो होगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है कौन है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, या नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, और नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, इसमें से कौन होगा। तो इसमें से हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। मैंने ऑप्शन को आंसर को हाइड कर दिया है फ्रेंड्स, ताकि आप थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं, इसमें से कौन है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा उर्वरकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है, या पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए जाती है, या प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है, या वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषयों क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। तो इसमें से सबसे हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा बी होगा, क्योंकि पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, योजना वाली बात जिसमें आएगा वो समझिए कि हमारा आंसर वही होगा। ये हमारा सबसे ही पॉजिटिव वर्ड होता है 100% योजना वाला। तो इसलिए याद रखिएगा कि योजना वाला अगर जहाँ भी देखे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, और इसका कारण क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका कारण जो है क्या है। तो पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, या ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित नहीं होना, या ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, या पाइरूवेट के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, इसमें से क्या होगा। तो 138 का आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हमारा डी हो जाएगा, जो कि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तभी तो ये हमारा क्या होता है कि
पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है तभी क्या होता है, हमारे पैरों में जो होता है वो थकान महसूस होता है। इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना चाहिए? तो 139 का आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है तो इसको हम निकालेंगे। अगर मास हमारा 5 किलोग्राम दिया हुआ है और वेलोसिटी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो त्वरण हमारा एक्सीलरेशन इजक्वल टू 0 हो जाएगा, एफ इजक्वल टू एम ए होगा, तो 5 गुने 0 हो जाएगा हमारा 0 न्यूटन हो जाएगा। एफ हमारा क्या हो जाता है, फोर्स इजक्वल टू होता है मास गुने एक्सीलरेशन होता है, तो एम गुने ए होगा, जो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 × 0 से कीजिएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कि कोई पाचन कार्य नहीं करते। तो चलते हैं, देख लेते हैं इसका ऑप्शन हमारा, ग्रसिका मुख गुहिका विद्रांत, क्षुद्रांत विद्रांत मलाशय, ग्रसिका मुख गुहिका या मलाशय, या ग्रसिका विद्रांत या मलाशय। तो 140 का आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि ग्रसिका हो जाएगा, विद्रांत हो जाएगा और मलाशय हो जाएगा, जो कि लास्ट में ये होना चाहिए मलाशय, और ग्रसिका जो होना चाहिए फर्स्ट में होना चाहिए, सेकंड में विद्रांत होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको। मानव शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित भाग मुख गुहिका, ग्रहणी, आमाशय या एवं छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं होती है, जबकि ग्रसिका, विद्रांत और मलाशय पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। इसलिए ग्रसिका, विद्रांत, मलाशय जो है वो हमारे पाचन तंत्र के भागों से सही समुच्चय को चुनिए जो कि कोई पाचन कार्य नहीं होते। तो ग्रसिका, विद्रांत, मलाशय का कोई पाचन में कार्य नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि यह पाचन तंत्र में भाग नहीं लेते हैं। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें से सही क्रम में चयन करना है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, मुख होगा, उसके बाद से ग्रसिका होगा, उसके बाद से आमाशय होगा, उसके बाद से विद्रांत है, तो ये गलत है। मुख होगा, आमाशय होगा, ये भी गलत है। मुख होगा, ग्रसिका होगा, आमाशय है, क्षुद्रांत है, विद्रांत है। सबसे पहले क्षुद्रांत आता है, विद्रांत, विद्रांत मीन्स बाहर की तरफ निकलना, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। सबसे पहले मुख से हम खाना लेते हैं और विद्रांत से बाहर निकालते हैं, तो आंसर याद रखिएगा कि मुख पहले होना चाहिए और विद्रांत बाद में होना चाहिए, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सेकंड में हमारा ग्रसिका होना चाहिए, ग्रसिका के द्वारा होते हुए आमाशय में जाता है और आमाशय से क्षुद्रांत में जाता है, क्षुद्रांत से विद्रांत में जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिकी के आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि फ्रेश दिखाई दे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भौतिक के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, या जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, या जो अति क्रियाशील है, या जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 142 का आंसर जो है हमारा वो सबसे सटीक आंसर हमारा ये होगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है वह इस पाठ को अच्छे से पढ़ सकता है, या थोड़ी लचीलापन से पढ़ने पर मंदबुद्धि विद्यार्थियों को सीखने में समस्या महसूस होगी। तो मंदबुद्धि विद्यार्थी मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भौतिक के कड़े रूप में संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलापन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा जो कि जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से थोड़ा कम हो। यहाँ पे कम नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है, इसमें से बताना है।
स्टेनलेस स्टील है या आयोडीन युक्त नमक है? चलो तो ये तो पता ही चल गया फटक से, जो हमारा आयोडीन नमक जो होता है यह बिस्मांगी मिश्रण है। कौन? क्योंकि Na और Cl। तो 143 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि NaCl हमारा मिश्रण है, जो कि आयोडीन और लवण का मिश्रण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा का एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं जहां तापीय विद्युत संयंत्र है जो भूप्रपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है, या जो तटीय क्षेत्रों के निकट है, या जहां कोयले की खानें हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जो भूप्रपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है वे क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 144 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? तो बी होगा, जो कि जो भूप्रपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव हैं। तो Al2SO4 AQ प्लस CuS, FeSO4 AQ प्लस ZnS, CuSO4 AQ प्लस FeS। तो ये जो है हमारा, इसमें BC जो है फ्रेंड्स दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे। BC जो है हमारा Zn FeSO4 से Fe को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि FeCuSO4 से Cu को विस्थापित कर सकता है। इसलिए जो है हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। CuAl2SO4 Al को विस्थापित नहीं कर सकता, बल्कि Al Zn Fe को विस्थापित करता है। इसलिए आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B और C हो जाएगा। ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि दोनों ही जीवों में, सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है। गलत है। दोनों ही जीवों में समजात अंग है। हाँ, ये सही है। इसलिए कि डायनासोर के जो है जीवों में उसमें समजात अंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। समजात अंग ऐसे अंग को रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा 146 रहा, ये 47 है। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से प्रकाशीय उपयुक्ति में से किसे चुनेंगे? तो बताइए फ्रेंड्स, किसमें क्या चुनेंगे आप? अवतल लेंस चुनेंगे, या उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण? तो इसमें हमारा उत्तल लेंस जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो है इसमें पेंटिंग में हम पेंटिंग के लिए चुन सकते हैं। प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर का मिश्रण में फिराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित करता है, या लौह रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच चिपक जाती है, या लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित करते हैं, या लौह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर हमारा बताना है। तो 148 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 148 का आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि लौ जो है केवल लौ रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है, न कि एक साउथ और एक नॉर्थ की तरफ। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमारा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं। ओडोमीटर जो कि ओडोमीटर क्या करता है? तो यह दूरी को नापता है। तो देखना है कि वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल जो है वो कैसे है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये बहुत ईजी है। पहले तो हम दो चीज़ों के बारे में निकालेंगे। पहले तो हम 8 और 8:30 के बीच में ये लेते हैं, और इसमें से क्या करते हैं? इसमें से घटाते हैं
इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 6640 है, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 6640 है, यहाँ पे 6658 है। इसमें से दोनों में हम करेंगे तो 18 किलोमीटर का क्या डिफरेंस आएगा। और इधर मेरा हाफ आवर्स मतलब कि मीन्स कि आधे घंटे का डिफरेंस आएगा, तो 1/2 घंटा हो जाएगा हमारा। इसको 1/2 घंटा मान लेंगे और ये हमारा किलोमीटर है। तो किलोमीटर को सेकंड में अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आधे घंटे में हमारा जो है ये कितना चलता है? तो 18 किलोमीटर चलता है। इसको हम पहले याद रखेंगे। उसके बाद से अब फ्रेंड्स हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 18 गुणे 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 18,000 हो जाएगा। और ये हम ये 1800 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड में, इसको सेकंड में लाना था तो मीटर प्रति सेकंड में लाना था, इसलिए मैंने 1000 से गुना करके और इसको डिवाइड किया है। और फ्रेंड्स इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो कॉपर गोल्ड आयरन, या सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, या एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, या गोल्ड सोना आयरन सिल्वर। गोल्ड सोना या आयरन सिल्वर, इसमें से कौन सा हो सकता है हमारा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 150 का आंसर हमारा बी होगा, जो कि सिल्वर होगा, गोल्ड होगा और प्लेटिनम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी होगा, जो कि सबसे ही हमारा सटीक आंसर है। 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो सिल्वर भी पाया जाता है, गोल्ड भी पाया जाता है और प्लेटिनम भी पाया जाता है। ये तीनों जो होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए आंसर जो हमारा क्या होगा? आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं पे ख़त्म होता है ये हमारा क्वेश्चन। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा क्वेश्चन। तब तक फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं क्या क्या और लाऊं। CDP साइंस में करा रहा हूं, उसके बाद से अगर आप बोलिएगा जैसे ही कमेंट में जैसे आएगा वैसे हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।